गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए नेक्स्ट हम जा रहे हैं कंटिन्यू करने एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है हमें ये देखना है। इसमें क्या होता है, इसको निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट मेथड में। इसमें हम क्या करते हैं, पहला मेथड में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है इट इज़ यूजुअली फाउंड बाय द difference between the total percentage composition। और जब परसेंटेज है तो ये हमेशा किसका होगा, आउट ऑफ 100 एंड sum of the percentage of all the other element एग्जाम्पल कैसे निकालते हैं देखिए। मान लीजिए आपके पास अगर 4 और 5 एलिमेंट दिए हुए हैं, उसमें से सबका परसेंटेज दिया है और ऑक्सीजन का नहीं दिया है। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन का नहीं दिया है और हमें परसेंटेज पूछना है तो ये आउट ऑफ 100 होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। जैसे जैसे एलिमेंट में, जैसे ऐसे कंपाउंड्स में जो जो एलिमेंट हैं। मान लो इस कंपाउंड में हमारा कार्बन था, हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था। जिसमें कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ था, हाइड्रोजन का दिया हुआ था और नाइट्रोजन का दिया हुआ था। सबको जोड़ के हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया 100 से। आई गॉट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है जो आप चैप्टर 1 में जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला, तो ये वाला हमने फॉलो किया था। अब हम आते हैं सेकेंड मेथड में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड मेथड में क्या होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ए नोन मास ऑफ कंपाउंड का मास आप जानते हैं। ए नोन मास ऑफ compound is decomposed by heating it in the presence of N2 गैस। एक कंपाउंड लेते हो जिसका आपका मास पता है, उसको आप डिकम्पोज मतलब तोड़ते हो, कैसे, गर्म करके N2 गैस के प्रेजेंस में। फिर क्या होता है आपका, द मिक्सचर
the mixture of gaseous products the mixture of gaseous products containing the mixture of gaseous products containing O2 is passed over red hot coke over red hot coke when all the O2 is converted into C। क्लियर है। और देखो सर बेटा, यही सब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के एरो पर लिखा रहेगा। रेड हॉट कोक आपको समझ जाना है, कार्बन है ये। इसमें क्या होता है, जो O2 होता है वो कार्बन से रिएक्ट करके CO बनता है। अब कुछ लोग के मन में ये भी डाउट आएगा, सर CO2 क्यों नहीं बना। तो आपको हम चैप्टर 1 में फिर सिखाए थे कि जब कंबसन होता है लिमिटेड ऑक्सीजन में तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और जब कंबसन या हीटिंग होता है एक्सेस ऑक्सीजन में तो CO2 बनता है। क्लियर। अब क्या होगा, दिस मिक्सचर is heated with I2O5 in which carbon monoxide is oxidized to carbon dioxide, liberating I2 gas। तो इसका ओवरऑल क्या हो गया समरी, कि यू हैव टू टेक वन ऑर्गेनिक कंपाउंड and when you are going to heat this you are going to get O2 plus other gaseous product। जैसे क्या निकला है, I2, other gaseous product। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड मेथड, हाउ टू प्रिपेयर ऑक्सीजन। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर, हाँ सर सर बोलो ना। किससे? अभी मैं क्लास में हूँ, अब मेरे रूम पर आ जाओ, मैं क्लास में हूँ। हाँ तो अब आ जाओ, रूम पर आना है तो अब आओ ना, आना है तो। अब देखिए इसमें अब हमें जो परसेंटेज ऑफ O निकालना है, तो इस समरी में जो रिएक्शन हुआ था वो सब आपको देखना पड़ेगा। पहला क्या हुआ था कि आपने कार्बन को जब O2 से गर्म किया तो ये बन गया 2 कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर आपने यही I2O5 से जब आपने कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन किया था तो ये बन गया था CO2 प्लस I2 गैस रिलीज हो गया था। अब यही मेन आपका रिएक्शन है जो ऑक्सीजन के परसेंटेज को डिफाइन करेगा। 2018 जेई में क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास of O2 divided by molecular mass of CO2
molecular mass of O2 divided by molecular mass of CO2 into mass of CO2 obtained in the product side divided by mass of compound, and already you have taken the compound of known mass, और आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो इट विल बी इनटू 100. दिस इज द फॉर्मूला हाउ टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. We can simplify this more, that is percentage of oxygen is equal to 32. Mass of O2 is 32, mass of CO2 is 44. These two mass you should remember, multiplied by mass of CO2 multiplied by mass of CO2 divided by mass of CO2 divided by mass of compound into 100. तो ये फॉर्मूला आप यूज़, क्योंकि आपको मास ऑफ O2 एंड आपको मास ऑफ CO2 दोनों आपको पता है, तो आप वो फॉलो कर सकते हो. क्लियर है? तो ये सारे के सारे प्रोसेस हैं जो आपके बेटा जेई और नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. याद रखिएगा, ये हर साल किसी ना किसी फंक्शन पर, किसी ना किसी प्रोसेस पर क्वेश्चन ज़रूर पूछता है. तो हम यही बोलेंगे कि आप इसको ज़रूर फॉलो करें. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं CHN एलिमेंटल एनालाइज़र. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं CHN एलिमेंटल एनालाइज़र. अगला जो हम बात कर रहे हैं प्रोसेस का, वो हो जाता है CHN एलिमेंटल एनालाइज़र. अब देखिए ये क्या है बेटा. देखिए ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आपके एनसीईआरटी में इसमें दिया हुआ है तो ये आपके फिर से जेई नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. केवल थ्योरी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको बहुत ही अच्छे तरह से याद करना पड़ेगा. जैसे लिख रहे हैं 0.2475 ग्राम ऑफ एन organic substance gave on combustion 0.495 gram of CO2, 0.2745 gram of an organic compound gave on combustion 0.495 gram of CO2 and 0.2025 gram of H2O. Calculate percentage of कार्बन एंड हाइड्रोजन. ये आपका एक क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करना. ये क्वेश्चन है, ये आप इसको ट्राई करना. चलिए हम बात करते हैं व्हाट इज़ CHN एलिमेंटल एनालाइज़र. देखिए बेटा इसमें क्या होता है कि नाउअडेज द एस्टिमेशन nowadays the estimation of element in an organic compound
Nowadays, the estimation of element in an organic compound is carried out with automatic experimental technique with automatic experimental technique is carried out with automatic experimental technique using micro quantities of the compound using micro quantities of the compound. The elements carbon, hydrogen and nitrogen present in an organic compound are determined by an automatic instrument called CHN elemental analyzer. Elemental analyzer using a very small amount of the compound that is 1 to 3 mg. Very important for exam, which displays the result within a very short time. तो इसमें बस आपको केवल कुछ पॉइंट्स याद रखना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया कैसे हम अलग अलग एलिमेंट को परसेंटेज एस्टिमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम जा रहे हैं बात करने कि अब हम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। Next we are going to focus on determination of molecular mass. Determination of molecular mass की हम बात कर रहे हैं कि ये कैसे होगा। इसमें मैंने आपको 4 प्रोसेस लिखवाया था, चारों को बहुत ध्यान से समझिएगा। जो सबसे पहला होता है वो होता है विक्टर मेयर्स मेथड। द फर्स्ट वन इज योर विक्टर मेयर्स मेथड। विक्टर मेयर्स मेथड ये आपका फर्स्ट होता है। इसमें क्या होता है कि पहले आपको थोड़ा कुछ समझना पड़ेगा, बहुत सिंपल है कि जो मेथड है दिस मेथड is used for volatile
This method is used for volatile organic compound. This method is used for volatile organic compound. A known mass of compound, a known mass of compound, और मान लीजिए कि इसका वेट है W ग्राम. A known mass of compound, weight is W gram, is vaporized in an instrument, is vaporized in an instrument called Victor-Meyer's method, called Victor-Meyer मेथड. ट्यूब, उसको विक्टर मेयर मेथड के ट्यूब में वेपोराइज करते हैं. फिर क्या होता है? द वेपर सो ऑब्टेन्ड डिस्प्लेस and equal volume of air into a graduated tube. वेपर्स को डिस्प्लेस करते हैं. ठीक है. The volume of vapor is measured. The volume of vapor is measured and reduced to STP. ये एक जनरल इसका समरी हो गया कि इसमें एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है. ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला है. इसका प्रोसेस कैसे होता है सॉल्व करने का, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा. जैसे हम स्टार्ट करते हैं कैसे हम इसको मैथमेटिकल टर्म से समझते हैं. लेट द वॉल्यूम ऑफ वेपर at STP, let the volume of vapor at STP be V ml. Let the volume of vapor at STP be V ml. तो V ml हो गया. तो अगर हम 1 मोल ऑफ कंपाउंड की बात करें तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा? 22400 ml. सबको पता है. तो हम क्या बोल सकते हैं कि 22400 ml of vapor are obtained from 1 mole of compound. सही बात है. obtained from 1 mole of compound, क्योंकि 1 मोल ऑफ कंपाउंड में 2.4 लीटर होते हैं. हमने उसको कन्वर्ट कर दिया ml में, तो 1 मोल इज इक्वल टू 22400 ml. लेकिन आपने कितना लिया है बेटा? VML. तो हम क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर VML ऑफ वेपर are obtained from VML divided by 22400 ml. इतना मोल ऑफ कंपाउंड. ये आपका हो गया यूनिटरी मेथड की 22400 में अगर 1 मोल है तो VML में हमें इतना मोल मिलेगा. नाउ अब आपको पता है बेटा मोल क्या होता है. मोल इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ कंपाउंड जो आप W लिए हो, और मॉलिक्यूलर वेट को हम मान लेते हैं MW.
अब दोनों को इक्वेट कर दो। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर बी माना और इसको इक्वेशन ए माना तो दोनों इक्वल है, यहाँ भी मोल है यहाँ भी मोल है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी क्या हो जाएगा, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वी बाई 22400। आपको क्या निकालना है बेटा, मॉलिक्यूलर मास, तो आप निकाल लो। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू W इंटू 22400 डिवाइडेड बाई V। या इसको और आप क्या लिख सकते हो कि W क्या था, जो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए थे, तो क्या हो जाएगा ये मास ऑफ कंपाउंड बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वेपर एट STP, वॉल्यूम ऑफ वेपर एट STP इंटू 22400। अब देखो बेटा ये कोई मेथड नहीं है, लेकिन इस प्रोसेस पर क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं, चाहे आपका जेई हो या मेडिकल हो। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं प्रोसेस का, तो ये वाला हो गया जब आपका कंपाउंड वोलाटाइल है। अब हम बात कर रहे हैं जब मेरा कंपाउंड नॉन वोलाटाइल है। तो अगला जो जा रहे हैं टॉपिक हम देखने वो रहेगा हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस, जब सब्सटेंस हमारा वोलाटाइल नहीं है। तो सबसे पहला क्या होगा आपका, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मेथड। सबसे पहला आपका हो गया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मेथड, जो आपने ऑलरेडी सॉल्यूशन में पढ़ रखा है। दूसरा क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये भी आप सॉल्यूशन में पढ़ चुके हो। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये भी आप बेटा सॉल्यूशन में पढ़ चुके हो। तो तीसरा और चौथा है, ये थोड़ा सा आपको समझने वाला है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि क्या इसमें होता है। जो तीसरा प्रोसेस है बेटा, इसको हम बोलते हैं सिल्वर सॉल्ट मेथड। सिल्वर सॉल्ट मेथड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। सिल्वर सॉल्ट मेथड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर से हम क्या बोले बेटा, आपको नाम कोई नहीं देगा, क्वेश्चन देगा, तो आपको समझना है कि हमें इस तरह से करना है। क्लियर है? चलिए हम बात करते हैं इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे क्या करना है। ठीक है, चलिए देखिए क्या होता है इसमें कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक एसिड form sparingly soluble silver salt, which on ignition leave a residue of मेटालिक सिल्वर। जब गर्म करते हो तो ये मेटालिक सिल्वर का रेसिड्यू छोड़ देता है।
ठीक है। दिस forms the basis of silver salt method. This forms the basis of silver salt method for the determination of molecular mass of acid. क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ हमारे होते हैं और क्या नहीं होते हैं। द organic acid solution is neutralized. The organic acid solution is neutralized with NH4OH, and heated to boil off excess NH3। इनको गर्म करते क्योंकि मुझे पता है कि ऑर्गेनिक एसिड है एंड NH4OH बेस है, जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और जब NH4OH है यानी ये क्या है, एमोनिया इन वाटर इन एक्वस फॉर्म, जब हीट करेंगे वाटर निकल जाएगा तो मुझे NH3 गैस मिलेगा। It is then treated with excess of AgNO3. It is then treated with excess of AgNO3 solution. And the precipitate silver salt is filtered. Then it is filtered, washed and dried. Therefore, a known mass of dry silver salt is ignited in a crucible form. अब देखो तो रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन ये होता है कि आप कोई एक ऑर्गेनिक एसिड सिल्वर का लेते हो तो RCOOAg, और फाइनली जब आप इसको हीट करते हो तो आपको सिल्वर का रेसिड्यू मिलता है। ये हमारा मेन रिएक्शन है। यही मेन रिएक्शन के लिए हमने ऊपर इतना थ्योरी लिखा ताकि आपको समझ में आए कि हमारा जो भी न्यूमेरिकल सॉल्विंग होगा वो इसी रिएक्शन पर होगा। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि लेट द इक्विवेलेंट weight of acid, जो आप एसिड ले रहे हो RCOOH BE कैपिटल E, ये हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। देयरफॉर द इक्विवेलेंट वेट ऑफ RCOOAg कितना हो जाएगा। अब देखिए बहुत सिंपल लॉजिक है, लोग कंफ्यूज करते हैं। जब एसिड का E था तो एसिड का E लिख दो, एसिड से H हटा और Ag आ गया तो H का मास 1 तो -1 कर दो, और Ag जुड़ गया तो Ag का मास होता है 108। ये हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ RCOOAg। दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ RCOOAg। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अब इसको ऐसे की जगह मैं इसको ऐसे भी लिख दूंगा, ई प्लस 107, ये भी हमारा हो जाएगा, ई हो जाएगा 107। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 108, क्योंकि सिल्वर में क्या होता है +1, और आपको पता है इक्विवेलेंट वेट के लिए क्या होता है मॉलिक्यूलर मास बाई n फैक्टर। n फैक्टर कैन बी A, B, C, NV, एसिड, बेस एंड सो ऑन। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा वेट ऑफ जो सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड लियो RCOOAG, इसको हमने एज्यूम किया है एज W ग्राम, और जो हमारा वेट ऑफ जो सिल्वर एज्यूम किए हैं ये हमारा है छोटू W ग्राम। दोनों डिफरेंस है, एक है बड़ा W, एक है छोटू W, दोनों में डिफरेंस है। देयरफॉर अगर आप रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें इक्विवेलेंट सेम होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि 1 इक्विवेलेंट ऑफ RCOOAG जो हो जाएगा इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ AG। अब इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। अभी हमने बोला कि R का हमने वेट लिया है W और इसका इक्विवेलेंट वेट है E प्लस 107, सिल्वर का हमने वेट लिया है छोटू W और इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाता है कितना 108। यहीं से आपको क्या निकालना है, आप यहाँ से इक्विवेलेंट वेट का वैल्यू को निकाल लोगे, लेकिन हमें क्या निकालना है मॉलिक्यूलर मास। तो जो हमारा मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट इनटू n। n क्या हो गया हमारा n फैक्टर, ये एसिड है तो डेफिनेटली यहाँ n क्या लेंगे हम, जब ये एसिड है तो ये हम लेंगे बेसिसिटी ऑफ एसिड। एसिड है ना, तो क्या लेंगे हम बेसिसिटी